दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम सिकंदर के भारत अभियान के बारे में पढ़ेंगे। तो चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को इस चैनल से जुड़ जाइए। इससे पहले हमने मगध महाजनपद वगैरह के बारे में पढ़ लिया है। तो आप चैनल में नए हैं तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और बाकी सारी वीडियो को देखिए। तो आज हम शुरू करते हैं सिकंदर का भारत अभियान। इसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय ही सिकंदर जो है घनानंद का समकालीन शासक था। तो नंद वंश का अंत जब होता है, चूँकि मगध साम्राज्य पर जो अंतिम वंश शासन किया था नंद वंश, तो नंद चूँकि ऐसे तो मौर्य साम्राज्य भी मगध पर ही शासन किया था, लेकिन जनरली जो है मगध पर 3 वंशों का शासन रहा ऐसा कहा जाता है। तो जैसे कि बिंबिसार जो हर्यक वंश के थे, फिर शिशुनाग, फिर नंद वंश। तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद का समकालीन सिकंदर था। ठीक है, तो सिकंदर समकालीन था, तो उसको उस सीरीज़ को जो है भारतीय इतिहास के जो एक निरंतर सीरीज चलती है, तो घनानंद के बाद सिकंदर को पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सिकंदर का भारत अभियान शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ, मेसोपोटामिया में हुआ। इसका जनरली मैं सारांश बता देता हूँ कि सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? मेसोपोटामिया में हुआ। इसका पिता का नाम जो था फिलिप द्वितीय था और यह अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, और सिकंदर महान इसको कहने का कारण यही है बस कि यह 20 वर्ष की ही आयु में जो है क्या किया कि घर से निकल पड़ा सेना के साथ, मतलब अपने देश से निकल पड़ा विश्व को विजय करने के लिए। ठीक है, पूरा विश्व को जीतने के लिए। तो इसलिए जो है बहुत कम उम्र में इतनी बड़ी साहसपन दिखाना एक महान काम होता है। तो इसलिए सिकंदर महान कहा जाता है। तो जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर ने बहुत से प्रदेशों को जीता और इसने स्थापित किया कि वो महान है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक लाइन में। अरस्तु का शिष्य सिकंदर महान ने अपनी विश्व विजय के लिए रणनीति के तहत 20 वर्ष की अल्पायु में ईरान विजय के लिए 330 ईसा पूर्व में निकला। 20 वर्ष की आयु जब था 330 ईसा पूर्व में वो जो है विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। तो सबसे पहले उसने 327 ईसा पूर्व में पूर्वी ईरान पर कब्जा कर लिया। पूर्वी ईरान को जीतने के बाद सिकंदर ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की। वहाँ पर कंधार में सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की। तो पूर्वी ईरान को जीतने के बाद सिकंदर ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की और उसे जीता तथा कंधार में सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की। अगले वर्ष अपनी विशाल सेना को लेकर काबुल की घाटी में आ पहुँचा। यहाँ उसने अपनी सेना के 2 भागों में बांट दिया। स्वयं सिकंदर विभक्त सेना के एक भाग के साथ बैक्टीरिया बल्ख पहुँच गया तथा उन सभी एरिया को जीता। सेना के दूसरे भाग का नेतृत्व अपने सेनापति हेफिस्टियन और पीडिक्स के नेतृत्व में सिंध पर विजय करने के लिए भेजा। ठीक है, 326 ईसा पूर्व बैक्टीरिया से वह भारत विजय के अभियान पर निकला और काबुल होते हुए हिंदुकुश पर्वत या खैबर दर्रा है उसको पार कर सिंधु नदी तट पर पहुंचा। यहाँ पर सेना के 2 भाग में बांट दिया। स्वयं विभक्त सेना के एक भाग लेकर सर्वप्रथम पर्वतीय जाति अश्वक या अस्मक पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में क्या हुआ कि सिकंदर जो है घायल हो गया। ठीक है, तो ये प्रतिशोध मतलब बदला के भावना में उसने क्या किया, वहाँ जन नरसंहार कर दिया। अश्वक राजा जब मर गया उसके बाद उसकी रानी मोर्चा संभाली। उसका देखा देखी पर्वतीय स्त्रियां लड़ाई में कूद पड़ी। कई दिनों के विस्तार पूर्वक प्रतिरोध के बाद अस्मक की राजधानी मशक का पतन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है अस्मक का पतन हो गया और ये इस पर जो है कब्जा किसका हो गया? सिकंदर का। अब यूनानी लेखक बोलता है कि अस्मक जो था इसके जो मजबूत दुर्ग थे आरनास, इस प्रकार के कब्जे को यूनानी लेखक जो है भारत अभियान का सबसे बड़ा करिश्मा बताते हैं कि
यूनानी जैसे आसमक में ये सब आक्रमण किया, तो ये सब इसको जो है इसको कब्जा किया। तो इसको जो है ये अपना यूनानी लेखक कहते हैं कि ये करिश्मा वगैरह है। लेकिन भारत में जो है ना यूनानी आक्रमण, ये सिकंदर आक्रमण का कहीं सोर्स से नहीं मिलता है, ठीक है, यूनानी में मिलता है। अब देखिए, सिकंदर ने अपने 20 विजय की योजना के अंतर्गत 326 ईसा पूर्व में भारत आक्रमण किया था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति, जो पश्चिमोत्तर भारत था उसका स्थिति 28 राज्य मतलब 28 छोटे छोटे प्रांतों में विभाजित थी। पूर्व वगैरह ये सब नाम है, तो इतना देख लीजिए। मालव वगैरह जो उसको रखना है याद रखिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। 28 राज्यों में विभाजित था। ये सब नॉलेज के लिए, ठीक है। जब नॉलेज रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो एग्ज़ाम में कोई भी पॉइंट जो है आपका नहीं छूटेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, नॉलेज पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज का एग्ज़ाम का तरीका दूसरा पैटर्न का हो गया, ठीक है। आप सिर्फ रट कर जो है एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कंसेप्ट आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए, कंसेप्ट को पढ़िए। ईरानियों के मदद, ठीक है, ईरानियों के मदद माध्यम से यूनानियों को भारत की अपार संपदा की जानकारी हुई, जिसकी परिणति सिकंदर के आक्रमण में हुई। भारत पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी आक्रमण तथा पहला यूरोपीय आक्रमण था। तो ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को क्या पता चला कि भारत में बहुत सारा संपत्ति है, अपार संपदा है, तो इसका जानकारी हुई, और इसी के परिणाम जो है सिकंदर के आक्रमण में हुई था। यह क्या था? भारत का सिकंदर का जो आक्रमण था वो पहला यूरोपीय आक्रमण था और दूसरा विदेशी आक्रमण था, ठीक है। तक्षशिला के शासक थे आम भी, ये बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। वो सिकंदर को सहयोग दिया। आम्भी के अलावा शशिगुप्त, पुष्करावती एवं संजय नामक राजाओं ने भी सिकंदर का साथ दिया। तो यहाँ पर क्या किया कि आम्भी ने, तक्षशिला के जो शासक आम्भी थे, इन्होंने क्या किया, बिना लड़े ही सरेंडर कर दिया। तो ये देशद्रोह का काम किया। सबसे पहला देशद्रोही इसी को कहा जाता है, ठीक है, आम्भी को। सबसे पहले 326 ईसा पूर्व में सिकंदर वो पोरस के बीच, ये काफ़ी वीर थे पोरस। तो 326 ईसा पूर्व में जो है बीतस्ता नदी के किनारे पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध को हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से या बीतस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें पोरस की हार हुई, ठीक है। इस युद्ध में सिकंदर पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसने उसका राज वापस दे दिया। अब क्या ऐसा काम किया जो पोरस को सिकंदर ने उसका राज वापस दे दिया? तो देखिए आगे पता चलेगा। पोरस राज झेलम और चिनाब नदियों के बीच था। मतलब पोरस का जो राज था झेलम और चिनाब नदियों के बीच का क्षेत्र था। सिकंदर के सामने, ठीक है, सिकंदर के सामने जब पोरस को बंदी बनाकर लाया गया था, तो सिकंदर ने पूछा कि पोरस अपने साथ कैसा बर्ताव चाहते हो? तो पोरस ने जवाब दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर ने इस उत्तर से खुश होकर पोरस का राज लौटा दिया। तो ये काफ़ी वीरतापूर्वक जो है रिप्लाई किया सिकंदर को, ठीक है, मतलब काफ़ी वीरतापूर्वक और काफ़ी एक अच्छा उत्तर जो होता है वो दिया, जिससे सिकंदर खुश हो गया और इसका राज वापस कर दिया। फिर इसका अगला अभियान होता है। अगला अभियान में जो निशा के गणतांत्रिक राज ने है बिना युद्ध किए ही कह दिया कि हम यूनानियों का ही वंशज हैं, आप इसको ले जाओ, यहाँ प्रशासन करो, ये आपका ही क्षेत्र है। तो मतलब कि बिना युद्ध के ही सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो क्या थे? निशा के गणतांत्रिक राज। फिर आगे सिकंदर के यूनानी सेना ने कुछ महामारी व प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए ब्यास नदी के आगे जाने से इनकार करके विद्रोह कर दिया। इस समय मगध नंद वंश के राजा अधीन था। मतलब इस समय जो है सिकंदर का बोले थे समकालीन कौन था? घनानंद था। तो इस समय मगध पर नंद वंश के राजा धनानंद या घनानंद का शासन था। सेना के विद्रोह को देखते हुए सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। तो भारत की जलवायु थोड़ा यूरोपीय जलवायु से अलग तो थी ही, और ये कुछ महामारी का भी आभास हुआ। तो उसके सेनाओं ने विद्रोह कर दिया कि हमको अब लौटना है, नहीं जाएंगे आगे। तब सिकंदर ने क्या किया? तब सिकंदर ने
देखिए क्या करता है। तब सिकंदर ने कोनोस नामक सेनापति के सुझाव पर सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय लिया। इसका एक सेनापति था कोनोस, उससे उसके सुझाव पर सिकंदर जो है वापस लौटने का निर्णय लिया। सिकंदर ने वापस लौटने से पूर्व यूनानी देवताओं की स्मृति में ब्यास नदी के तट पर विजय सीमा अंकित करने के लिए 12 विशाल वेदियाँ स्थापित की। विजय सीमा मतलब यहाँ तक जो है हमने इस सीमा तक जो है जीता है, अपना प्रदेश को अंकित करने के लिए 12 विशाल वेदियाँ स्थापित की तथा उनकी विधिवत पूजा की। सिकंदर भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। मेगास्थनीज के अनुसार मंडनिस नामक दार्शनिक ने सिकंदर को अपना ज्ञान से प्रभावित किया। सिकंदर, अब देखिए सिकंदर क्या करता है, 2 नगर के भी स्थापना करता है। पहला नगर निकैया है, इसे आधुनिक विजयनगर कहा जाता है। आधुनिक विजयनगर की बात करें तो हमारे कर्नाटक में जो भारत में उसकी नहीं, ठीक है, वही दूसरा विजयनगर है। तो पहला नगर निकैया अपनी जीत के उपलक्ष्य में स्थापना करी तथा झेलम नदी के तट पर दूसरा नगर स्थापना की जिसका नाम बुकेफेला नगर था। और ये जो नगर का नामकरण हुआ उसके प्रिय घोड़े बुकाफेला के नाम पर हुआ। बुकेफेला जो उसका घोड़ा था यहीं पर मृत हो गया, इसलिए जो है ये क्या किया कि उसके नाम पर एक नगर बसा दिया ताकि याद रहे दुनिया को। सिकंदर ने विजित भारतीयों का छत्रप अपने सेनापति फिलिप को बनाया। तो सिकंदर जो भारतीय क्षेत्रों को वगैरह को जीता था उसका सेनापति फिलिप को बनाया। और लौटते समय 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में सिकंदर का मस्तिष्क ज्वर के कारण निधन हो गया। ठीक है, तो इसको ब्रेन ट्यूमर था बेचारा को, तो ये मर गया काफ़ी कम उम्र में। सिकंदर एक अकेला इतिहास पुरुष है जिसका जन्म, मरण, दफन तीनों अलग अलग महादेश में हुआ। जन्म मकदूनिया यूरोप में, मरण बेबीलोन एशिया में, दफन अफ्रीका में हुआ 323 ईसा पूर्व में। तो इस तरह से छोतीन क्या हुआ, लगभग 33 वर्ष, पक्का 33 वर्ष ये जिया बेचारा। लेकिन 33 वर्ष की आयु में बहुत सारा प्रदेश जीत लिया, बहुत नाम कर लिया। तो अभी इसका उदाहरण दिया जाता है जो जीता वही सिकंदर। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख कोई नहीं मिलता है। तो भारतीय जो इतिहास के स्रोत है वगैरह है उसमें सिकंदर के आक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन यूनानियों के जो होगा इतिहास के स्रोत उसमें मिलता है, जिससे हमें ये सब पढ़ने को मिल रहा है। तो सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा देखते हैं। इसके आक्रमण से क्या हुआ, भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना हुई जिसके अंतर्गत पश्चिमोत्तर भारत में छोटे छोटे जो राज्य 28 भाग में थे उसका विलय हो गया और 3 प्रांत का गठन हुआ। भारतीय इतिहास के तिथि क्रम में सहायता मिली। भारतीय इतिहास के तिथि क्रम में सहायता मिली क्योंकि यूनानी के साथ इतिहासकारों ने सिकंदर के आक्रमण का सही तिथि दी थी। मतलब कि यहाँ पर जो आदान प्रदान हुआ कुछ डेट वगैरह का, तो यहाँ पर जो है तिथि क्रम में सुविधा मिली। भारत में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए, तो पश्चिमी पंजाब, सिंध आदि सीमावर्ती प्रदेशों को सम्मिलित किया गया भारत में यूनानी राज्यों का। तो 2 प्रदेशों का जब कहीं या 2 तरह के लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आना जाना होता है तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है। यूनानियों के आने के कारण हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें बदली, बहुत सारी सांस्कृतिक विविधता भी आई। तो देखिए भारत और यूनान के बीच क्या हुआ, व्यापार का मार्ग खुल गया। इस आक्रमण से एक जल मार्ग तथा 3 स्थल मार्ग खुले। यूनानी इतिहासकारों ने भारत के भौगोलिक विवरण बनाया। यूनानी इतिहासकार क्या गया, भारत का भौगोलिक विवरण बनाया। शासन व्यवस्था में क्षत्रप शासन प्रणाली की स्थापना हुई। ठीक है, तो शासन व्यवस्था में क्षत्रप शासन प्रणाली की स्थापना किसकी देन है, यूनानियों की देन है। भारत में यूनानी प्रभाव वाले उलुक शैली के सिक्कों का ज्ञान बढ़ा। भारत में यूनानी शैली की मूर्तियों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। देखिए ये सांस्कृतिक
आदान प्रदान हुआ। तो भारत में क्या हुआ कि यूनानी प्रभाव वाले जो उलूक शैली के सिक्के थे उसका ज्ञान भारतीयों को बढ़ा। भारत में यूनानी शैली की मूर्तियाँ भी बनने लगी। पुस्तक, कलम, फलक, सुरंग ये सब जो है ना आदि संस्कृत भाषा में शामिल किए गए। ठीक है, संस्कृत में ये सब भाषा नहीं था, नया नया भाषा जो है ये दिया। पुस्तक, कलम ये सब जो है भाषा यूनानियों की देन है। ठीक है, संस्कृत भाषा में। फिर आगे चिकित्सा पद्धति में भी यूनानियों से बहुत सारे चीज़ सीखने को मिली जो बहुत कारगर भी साबित हुई। यूनानी ज्योतिषों के ज्ञाता थे। उसने राशि चक्र, होरोस्कोप का ज्ञान, रोमन और पुलिस सिद्धांतों को ज्ञान इससे सीखने को मिला। तो इससे क्या क्या, राशि चक्र मतलब ज्योतिष, यूनानी ज्योतिष के ज्ञाता थे। तो राशि चक्र, होरोस्कोप का ज्ञान, रोमक और पुलिस सिद्धांतों को ज्ञान सीखने को मिला। अब देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक भी पॉइंट बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो भारत में प्रथम सफल आक्रमणकारी दारा प्रथम, भारत में प्रथम सफल आक्रमणकारी था दारा प्रथम। हाइडेस्फीज, झेलम या वितेस्ता का युद्ध कब और किनके मध्य हुआ? 326 ईसा पूर्व। झेलम के तट पर सिकंदर और पोरस के मध्य। अब निकैया एवं बुकफेला नगर का स्थापना किसने की थी? सिकंदर। इसको पढ़ लिए हैं हम लोग, पढ़ लिए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है सिकंदर ने अपने द्वारा जीते, 4 नंबर में देखिए, सिकंदर ने अपने द्वारा जीते प्रदेशों का स्वामी किसे बनाया? तो फिलिप को बनाया। भारत के सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरान या फारस के शासक साइरस द्वितीय द्वारा। ठीक है, तो देख लिए कि भारत पर पहला आक्रमणकारी ईरानी थे, विदेशी आक्रमणकारी ईरानी थे। और कौन किया? तो साइरस द्वितीय, ये फारस के शासक साइरस द्वितीय थे। अच्छा, एक इतिहासकार है, ये क्या बोल रहे हैं देखिए, सुनिए इसका बात। विशेष आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक ये अर्ली हिस्टोरी ऑफ इंडिया जो 1904 में लिखा गया, उसमें लिखा है कि सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया, लेकिन भारत अप्रभावित रहा। मतलब भारत पर सिकंदर के आक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा? तो टोटल 19 माह रहा। सिकंदर के साथ आने वाले प्रमुख लोग कौन थे? निरियाकस, आनेस सिक्रिटिस, अरिस्टोबुलस, ये सब थे। दारा के शासनकाल के कौन कौन से अभिलेख से भारत के एवं पारसिक संबंध विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो ये सब काफ़ी लंबी चौड़ी बेहस्तनी, पर्सिपोलिस और नकेश रुस्तम अभिलेख है। ये उतना नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएंगे तो आप दिमाग में रख सकते हैं। मेरा काम है कि मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दूं ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं हो। तो ये सब जो है नहीं है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब पूछने के तो कुछ भी पूछे जा सकते हैं, ये सब हाई लेवल में अगर पूछे भी जाएंगे तो यूपीएससी में पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, आरबेला का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो 331 ईसा पूर्व में सिकंदर और दारा तृतीय के बीच में आरबेला का युद्ध हुआ। ईरानी सिक्के किस नाम से जाने जाते थे? तो ईरानी सिक्के सिगलोई नाम से जाने जाते थे। ये कहाँ प्रचलित थे? तो ये भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। भारत में यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर किस शैली के सिक्के ढाले गए? तो उलूक शैली का ज्ञान मिला भारतीयों को, तो यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी के हकमनी वंश द्वारा किया गया। कौन किया? साइरस द्वितीय द्वारा। तो भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकमनी वंश द्वारा हुआ। ठीक है, ईबी साइरस को और क्या कहा गया? कुरुस। ईबी साइरस को और क्या कहा गया? कुरुस। सिकंदर ने बुका फेला नगर का नाम किसके नाम पर रखा? अपने प्रिय घोड़ा। किस राज्य के महिलाओं ने सिकंदर के विरुद्ध हथियार उठाया? मशग, ये मशग है, जहाँ मशग, अस्मक ये सब भी आता है। तो मशग आप याद रखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव में मशग ही लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, क्वेश्चन पूछा गया किस राज्य की महिलाओं ने सिकंदर के विरुद्ध हथियार उठाया? तो मशग, ये दिमाग में आप रखेंगे अपना। सिकंदर का जल सेनापति निरियाकस था। भारत का प्रथम देशद्रोही किसे माना जाता है? आम्भी को। भारत पर यूनानी आधिपत्य कैसे समाप्त हुआ? दारा तृतीय को सिकंदर द्वारा हराने पर।
तो भारत पर यूनानी आधिपत्य कैसे समाप्त हुआ? तो कह रहे हैं कि दारा तृतीय को सिकंदर द्वारा हराने पर। ये ईरानी की जगह ईरानी होगा, ठीक है। तो ईरानी आधिपत्य कैसे समाप्त हुआ? तो दारा तृतीय को सिकंदर द्वारा हरा दिया था। सिकंदर का थल सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था, थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का राजा पोरस के साथ कौन सा युद्ध हुआ? तो जानते हैं, वितेस्ता या हाइडेस्पिज का युद्ध। फिर सिकंदर के सेनापति ने किस नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से मना कर दिया? तो ब्यास नदी के तट पर। हखमनी वंश का संस्थापक साइरस था, ठीक है, साइरस। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक घनानंद था। मतलब घनानंद और ये दोनों समकालीन थे। किसने कहा यदि सिकंदर का आक्रमण ना होता तो बड़े बड़े नगर नहीं बसते? ठीक है, ये प्लूटार्क बोल रहा है। साइरस के समकालीन मगध का शासक कौन था? बिंबिसार। एक साइरस द्वितीय था, ये साइरस है। कौन साइरस है? सीधा साइरस लिखा गया है। तो समकालीन मगध का शासक कौन था? बिंबिसार। खरोष्टी लिपि किस तरफ से लिखी जाती थी? दाएं या से बाएं? दाएं से बाएं जो है खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। सिकंदर भारतीय क्षेत्र से कितने दिन मतलब रहा? 19 महीनों। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था, जबकि थल सेनापति सिकंदर स्वयं था। उधर देखो लिखा गया था सिकंदर का जो जल थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर लिखा गया है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, लेकिन मैंने इसकी छानबीन की और इसकी जानकारी हासिल की तो ओरिजिनल, ठीक है। तो सिकंदर, इसमें ये गलत हुआ कि सिकंदर का जो ओरिजिनल थल सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर ही था, ठीक है। ये गलत से लाइन लिख दिया गया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर जब चंद्रगुप्त मौर्य से हार गया तो अपनी पुत्री हेलेना का शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। तो सिकंदर का जल सेनापति आप रखेंगे याद निर्याकस, एवं थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर को रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में सेल्यूकस निकेटर का को ही देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही पूछेगा सिकंदर का थल सेनापति कौन था, तो मारना पड़ेगा दूसरा ही, सेल्यूकस निकेटर ही मारेंगे, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर ही था, ठीक है। ईरानी के सिक्के जो पश्चिमोत्तर प्रांत में चलते थे उन्हें क्या कहला जाता था? सिगलोई कहा जाता था। टेसियस किसका राजवैद्य था? दारा प्रथम का पुत्र। इसका जो क्या नाम है? अतरजर किसी कैसा नाम है। दारा प्रथम का पुत्र का राजवैद्य था। तो टेसियस ईरानी राजवैद्य था, इतना दिमाग में रखना है। टेसियस जो है ईरान का राजवैद्य था, ठीक है। दारा प्रथम के भारतीय प्रांत सतगु, गदर, हिंदू आदि का नाम क्या है? ये सब छोड़िए, हटाइए, आप दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है ना इसी से उत्पत्ति हुई था। ये सब नाम जैसे हिंदू से सिंधु, हिंदू सिंधु, गदर गंधार, सतगु सप्त, ये सब जो है। तो दारा प्रथम के भारतीय प्रांत ये सतगु, गदर, हिंदू का नाम क्या था? तो हम लोग इसको सिंधु, गंधार और सप्त सिंधु कहते हैं। सिकंदर का जन्म कब हुआ? ये तो जानते हैं, 356 ईसा पूर्व। सिकंदर कहाँ का निवासी था? यूनानिया के मकदूनिया प्रांत के। भारत पर ईरानियों के आक्रमण का क्रम ये छोड़ दीजिए, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब हमारे एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। ये ईरान के इतिहास में, ईरान के कंपटीशन में पूछे जाएंगे, ठीक है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण का क्या क्रम था? ये छोड़िए, ये देखिए, ये पूछे जा सकते हैं कि कैसे आया। तो तक्षशिला के शासक आम्भी के अलावा किसने सिकंदर की सहायता की? तो हिंदू कुश के उत्तर में शशिगुप्त नामक शासक ने भी सहायता करी थी। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो गई। तो हमने जो काफ़ी अच्छे कंटेंट हो सकते हैं सिकंदर के बारे में जो भारत के परिप्रेक्ष्य में है तो उसको दिया। आप अगर चैनल में नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है।